हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी। और बच्चों, क्या हाल चाल हैं? तो बच्चों, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हमारा चैप्टर स्टार्ट कर दिया था प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो बच्चों, इस चैप्टर में जो बेसिक बातें थी और हम पढ़ चुके थे, या हमने ग्रोथ जो है उसके बारे में पढ़ लिया था कि ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ के टाइप्स कौन कौन से हैं, ग्रोथ को मेज़र कैसे करते हैं, ग्रोथ जो होता है वो उसके लिए कंडीशंस क्या क्या हैं, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन क्या होता है। तो बच्चों, आज हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, वो है डेवलपमेंट। तो बच्चों, देखते हैं प्लांट के अंदर डेवलपमेंट क्या होता है। तो बच्चों, डेवलपमेंट जो है वो ग्रोथ से कैसे अलग है, कि जैसे आप समझ सकते हैं कि यदि हम बोल रहे हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ गया या कोई पर्टिकुलर ऑर्गन का साइज बढ़ गया तो ग्रोथ हो गई। लेकिन सिर्फ साइज बढ़ने से ही तो ऑर्गेनिज्म का काम नहीं चल रहा है, उसके अंदर फंक्शनल एबिलिटी भी आनी चाहिए, स्ट्रक्चरली भी वो मैच्योर होना चाहिए। तो कोई भी प्लांट पार्ट या सेल या कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो ग्रोथ के साथ साथ क्या करे, अपना फंक्शन करना भी परफॉर्म कर दे, उस प्रोसेस को हम डेवलपमेंट बोलते हैं। तो बच्चों, ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो चेंजेस होते हैं, मैच्योरेशन होना और अपने फंक्शन को परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी आना, तो और इसमें इम्प्रूवमेंट होना, ये तो थ्रू आउट लाइफ चलने वाली प्रोसेस है। तो इसका मतलब डेवलपमेंट क्या होगा, एक ऐसा प्रोसेस होगा जो थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है और ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के साथ उसकी फंक्शनल एबिलिटी जो है वो भी आ जाती है। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द सीक्वेंशियल चेंजेस दैट अकर्स इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बच्चों, ऑर्गेनिज्म के साथ साथ एक सेल के लिए भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, आप इसको एक ऑर्गन के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं और ऑर्गेनिज्म के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। और ये प्रोसेस जो है वो थ्रू आउट द लाइफ साइकिल जो है ये चलता रहता है, फ्रॉम सीड जर्मिनेशन, जब हम प्लांट के लिए बात करें तो सीड जर्मिनेशन टू इट्स डेथ, प्लांट की डेथ तक थ्रू आउट द लाइफ चलने वाली प्रोसेस, जो भी सीक्वेंशियल चेंजेस होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट। तो बच्चों, ग्रॉसली या ब्रॉडली हम जब हम बात करेंगे तो डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट इज सम टोटल ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। तो बच्चों, यहाँ पर ग्रोथ जो है वो तो सिर्फ क्वांटिटेटिव होता है और डेवलपमेंट जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, वो एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। यानी साइज बढ़ने के साथ साथ उसकी क्वालिटी में भी चेंज हो रही है, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो भी हो जाएगी। ठीक है बच्चों। तो डेवलपमेंट जो है किसी भी प्लांट के अंदर, जो डेवलपमेंट के स्टेजेस होंगे वो कौन कौन से होंगे बच्चों, हम देखते हैं। स्टेजेस of development in plants। तो प्लांट के अंदर जब डेवलपमेंट स्टेज की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सबसे पहले होगा सीड जर्मिनेशन। कोई सीड जो है वो जर्मिनेट हुआ, सीड जर्मिनेशन होगा तो फिर बच्चों क्या बन जाएगा, सीड जर्मिनेट होकर के बन जाता है यंग सीडलिंग, एक छोटा सा प्लांट का बच्चा बन जाता है, इसको हम क्या बोलेंगे, यंग सीडलिंग बन जाएगा। यंग सीडलिंग जो है वो धीरे धीरे बड़ा होगा, उस फेज को हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं हम जुवेनाइल फेज। तो बच्चों, जुवेनाइल फेज आ गया। जुवेनाइल फेज में क्या हो रहा है, प्लांट का साइज बढ़ रहा है, फिजिकली वो मैच्योर हो रहा है, बट अभी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो उसके पास नहीं आई है। फिर जुवेनाइल फेज के बाद में प्लांट एंटर हो जाता है किसके अंदर, रिप्रोडक्टिव फेज या रिप्रोडक्टिव मैच्योरेशन। रिप्रोडक्टिव फेज आ जाएगा, वहाँ पे रिप्रोडक्टिव मैच्योरेशन होगा। और इस रिप्रोडक्टिव फेज में बच्चों क्या होता है, इस फेज में होता है फ्लावरिंग एंड रिप्रोडक्शन, यानी सीड फॉर्मेशन। रिप्रोडक्टिव फेज आया, इसका मतलब फ्लावरिंग और सीड फॉर्मेशन होगा। और अल्टीमेटली क्या होगा, प्लांट के अंदर सेनेसेंस फेज जो है वो आ जाएगा। और अल्टीमेटली बच्चों क्या होगा, प्लांट की डेथ हो जाएगी। तो ये जितने भी स्टेजेस हैं, कहाँ से, सीड जर्मिनेशन से लेकर के प्लांट की डेथ तक जितने भी स्टेज आते हैं सीक्वेंस में, उन सब सीक्वेंस को ही हम क्या बोलते हैं, प्लांट डेवलपमेंट। तो प्लांट के अंदर डेवलपमेंट में ये सारी स्टेजेस होंगे बच्चों। इसी के बाद हम देखते हैं कि आखिर यदि एक सेल का डेवलपमेंट हो रहा है, एक प्लांट सेल का, तो फिर कौन कौन सी स्टेजेस होंगी। तो बच्चे देख रहे हैं हम सीक्वेंस of the developmental process
इन अ प्लांट सेल। एक प्लांट सेल जो है बच्चों, उसके अंदर डेवलपमेंट होगा, तो डेवलपमेंट के टाइम पे कौन कौन से स्टेप्स होंगे, कौन कौन से स्टेजेस होंगे, वो हम देख रहे हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सपोज कोई मेरिस्टेमेटिक सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल। तो बच्चों इस मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर जब डेवलपमेंट होगा, तो डेवलपमेंट के टाइम पे कौन सी स्टेज आएगी? डेवलपमेंट के टाइम पे सबसे पहले इसका साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, यानी बच्चों सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा प्लाज्मेटिक ग्रोथ, उसका साइटोप्लाज्म बढ़ेगा। और यदि मेरिस्टेमेटिक सेल है जिसका काम कंटिन्यूसली डिवाइड करना है, तो फिर क्या होगा बच्चों? अब इसके बाद में सेल के अंदर इंटरफेज आ जाएगा और एम फेज आ जाएगा, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली वो मेरिस्टेमेटिक सेल जो है वो डिवाइड होकर के फिर से न्यू सेल जो है वो बना देगा, जो कि मेरिस्टेमेटिक भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करके वापस से मेरिस्टेमेटिक सेल बनाए, ऐसा पॉसिबिलिटी होगा किसके थ्रू? सेल डिवीजन के थ्रू। तो यदि मेरिस्टेमेटिक सेल कंटिन्यूसली बार बार डिवाइड कर रही है, तो उसके अंदर डेवलपमेंटल फेजेस कौन से होंगे? कि प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगा, फिर डिवीजन हो जाएगा, फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल बन जाएगी। लेकिन यदि इसे परमानेंट सेल में कन्वर्ट होना है बच्चों, तब क्या होगा? तब प्लाज्मेटिक ग्रोथ के साथ साथ में क्या हो जाएगा? सेल का साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और सेल का साइज बढ़ेगा और इसको हम क्या बोलेंगे? इलोंगेशन। क्या हो जाएगा? सेल का इलोंगेशन हो जाएगा। इलोंगेशन या इसको बच्चों हम एक्सपांशन भी बोल सकते हैं कि सेल का एक्सपांशन हो गया। अब एक्सपांशन होने के बाद में क्या होगा? एक्सपांशन होने के बाद में बच्चों ये जो है वो डिफरेंशिएट होने लग जाएगा। सेल जो है उसका क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन होने के बाद जो सेल बनेगी, उस सेल को क्या हम मैच्योर सेल बोलते हैं क्या? यस बच्चों, यानी कि अब क्या हुआ? डिफरेंशिएशन होकर के सेल का मैच्योरेशन वाली प्रोसेस हो गई। और मैच्योरेशन होने का मतलब अब अल्टीमेटली सेल जो है वो बन गया है कौन सा? मैच्योर सेल। और ये मैच्योर सेल जो है वो डिफरेंशिएटेड है, अपना काम करता रहेगा, और टाइम के साथ में क्या हो जाएगा? धीरे धीरे जब एजिंग होगी तो ये सेल जो है वो धीरे धीरे सेनेसेंस जो है वो शो करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि इसकी लाइफ साइकिल में सेनेसेंस फेज जो है वो आ जाएगा। और सेनेसेंस फेज के बाद में अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली सेल का लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, और क्या आ जाएगा? डेथ वाली फेज जो है वो आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सीक्वेंस है किसका? प्लांट सेल का डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है कि मेरिस्टेमेटिक सेल यदि वो कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहा है तो कुछ इस फेज को फॉलो करेगा या इस पाथ को फॉलो करेगा। बट यदि वो परमानेंट सेल बन रहा है तो पहले प्लाज्मेटिक ग्रोथ, सेल का इलोंगेशन, डिफरेंशिएशन, फिर मैच्योरेशन, और मैच्योर सेल जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता रहेगा, और अल्टीमेटली सेनेसेंस फेज होगा और उसकी डेथ हो जाएगी। तो ठीक है बच्चों, आपने डेवलपमेंटल प्रोसेस समझा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि क्या प्लांट के अंदर जो डेवलपमेंटल प्रोसेस जो होता है वो क्या बहुत 100% डिफाइंड होता है कि एक ही पर्टिकुलर पाथवे को फॉलो करेगा? तो नहीं बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। प्लांट के अंदर जो डेवलपमेंटल पाथवे जो है वो चेंज हो सकता है, और यदि वो चेंज होता है, उसके अंदर चेंज होने की जो कैपेसिटी होती है, उसी को बच्चों हम क्या बोल देते हैं? उसको बोल देते हैं प्लास्टिसिटी। तो देखते हैं बच्चों प्लास्टिसिटी क्या होती है। प्लास्टिसिटी, तो बच्चों प्लास्टिसिटी क्या होती है कि प्लांट डज नॉट ऑलवेज फॉलो द सेम पाथ। प्लांट डज नॉट फॉलो द सेम पाथ ऑफ डेवलपमेंट ऑलवेज। इट कैन चेंज according to different factors। तो बच्चों प्लांट जो है वो हमेशा डेवलपमेंट के लिए सेम पाथवे फॉलो नहीं करता है। इट कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फैक्टर्स और अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल फैक्टर। तो ये जो डिफरेंट पाथ होगा उसी को हम क्या बोल देते हैं? नॉन एज प्लास्टिसिटी।
इसी को बच्चों हम क्या बोल देते हैं, प्लास्टिसिटी। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे एनवायरमेंटल फैक्टर जो है वो किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है इसको। कि जैसे कोई लीफ है, तो लीफ नॉर्मली क्या होती है, लीफ जो है उसका साइज़ बढ़ रहा है। यदि ये लीफ जो है वो डार्क में, अंधेरे में रखा हुआ है, तो हमने देखा अंधेरे में साइज़ तो बड़ा हो गया लीफ का, लेकिन अभी इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट का डेवलपमेंट नहीं हुआ। यदि यही प्रोसेस हम कहाँ पे करवाएं, उजाले में जहाँ पे सनलाइट प्रेजेंट है, तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जो लीफ डेवलप होती है वो कैसी होगी, वो ग्रीन कलर की होगी। तो आपने देखा कि यहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है वो लाइट की वजह से कैसा है, कुछ अलग है, जहाँ पे क्लोरोफिल का डेवलपमेंट हो रहा है, बट डार्क में क्लोरोफिल का डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो बच्चों अलग डिफरेंस डेवलपमेंटल प्रोसेस में डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। तो इसी तरीके से एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से जो चेंज आता है उसको ही हम क्या बोल देते हैं, प्लास्टिसिटी। यदि डार्क में रखने पर बच्चों क्लोरोफिल डेवलप नहीं होता लीफ में, तो इसको बोलते हैं इटियोलेशन। इसको क्या बोलते हैं, इटियोलेशन। बच्चों दो टाइप की एक आपने पढ़ा था जब मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ा, उस टाइम पे आपने पढ़ा था कि यदि कोई मिनरल की डेफिशिएंसी होगी तो भी हो सकता है कि क्लोरोफिल डेवलप ना हो, लेकिन उसको हम क्या बोलते थे, क्लोरोसिस। वो भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है वो चेंज हुआ है। तो वहाँ पे क्या होता था, क्लोरोसिस। यदि हम लाइट के अकॉर्डिंग बात करें कि लाइट नहीं मिला और क्लोरोफिल डेवलप नहीं हुआ, तो बच्चों उसको हम क्या बोलेंगे, इटियोलेशन। बच्चों बिल्कुल ऐसे ही प्लास्टिसिटी जो है वो प्लांट्स के अंदर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग भी देखने को मिलती है कि कोई प्लांट के अंदर जो है वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में डिफरेंट टाइप की लीव्स बनेंगी, और जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट होगा उसके अंदर डिफरेंट टाइप की लीव बनेंगी, या फिर डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग भी ये अलग अलग टाइप का हो सकता है। बच्चों उसको हम बोलते हैं फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी, और इसका नाम है लीफ के लिए हेट्रोफिली, हेटेरोफिली इन लीव्स। ठीक है बच्चों, तो हेट्रोफिली के टाइप्स मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर जो ये हेट्रोफिली जो है वो डिफरेंट प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट हो सकती है। कुछ प्लांट्स के अंदर जुवेनाइल फेज में लीफ अलग टाइप के होते हैं, मैच्योर प्लांट के अंदर लीफ जो होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं। तो डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग जो हेट्रोफिली होती है वो देखने को मिलती है कॉटन, कोरिएंडर, लाक्स पर। इनके अंदर जो ये हेट्रोफिली है वो किस टाइप की है, वो है डेवलपमेंटल हेटेरोफिली। और बच्चों इसके अलावा ये डिफरेंट टाइप की लीफ जो है वो एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से भी हो सकता है कि लैंड प्लांट जो है वो अलग टाइप का लीफ बनाए और एयर में और वाटर में अलग टाइप का लीफ बने। तो ऐसा एग्जांपल जो है वो क्या है, बटर कप। तो आप लोग ये एग्जांपल ध्यान रखेंगे, कॉटर, कोरिएंडर, लाक्स पर इनमें डेवलपमेंटल हेट्रोफिली होती है, और बटर कप के अंदर एनवायरमेंटल हेट्रोफिली जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने देखा कि प्लास्टिसिटी जो है वो क्या होती है और उसका एग्जाम्पल। अब बच्चों हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट ग्रोथ और एंड डेवलपमेंट। अभी हम मेनली डेवलपमेंट के लिए पढ़ रहे हैं, तो प्लांट डेवलपमेंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स देखते हैं बच्चों। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बच्चों इन फैक्टर्स को हम क्रॉसली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि ये फैक्टर जो होंगे उसको दो मेन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम। वो कौन कौन से होंगे, वो होंगे एक्सटर्नल फैक्टर एंड इंटरनल फैक्टर्स, और उसको हम बोल सकते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है बच्चों कि वो फैक्टर जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट है और उसकी ग्रोथ को अफेक्ट कर रहा है उसको बोलेंगे इंट्रिंसिक। जैसे इसके अंदर आ जाएगा इंट्रासेलुलर एंड इंटरसेलुलर फैक्टर्स। इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है उसको हम फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर विद इन द सेल, एंड इंटरसेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर जो सेल में बन रहा है और दो सेल के बीच में अलग अलग तरीके से काम करता है। तो इंट्रासेलुलर फैक्टर जो है वो इंक्लूड करता है साइटोप्लाज्मिक
ग्रोथ फैक्टर्स, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ फैक्टर जो होते हैं वो ग्रोथ को डिटरमाइन करते हैं, और इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर, जो जीन रिलेटेड फैक्टर होते हैं वो, तो ये इंट्रासेलुलर में आएंगे। और इंटरसेलुलर में कौन से फैक्टर्स आएंगे बच्चों? वो जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। बच्चों जो नेचुरल प्लांट ग्रोथ हार्मोन होते हैं उनको हम फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं, फाइटो हार्मोन्स। तो ये चीज़ें इंक्लूड होती है किसके अंदर? इंटरसेलुलर ग्रोथ फैक्टर के अंदर, इंट्रिंसिक ग्रोथ फैक्टर के अंदर। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ फैक्टर जो होता है बच्चों, उसके अंदर आ सकता है क्या? डिफरेंट फैक्टर्स, जैसे हमने ग्रोथ के लिए भी पढ़ा था, लाइट, टेम्परेचर, वाटर, pH, मिनरल्स, एंड जो सिंथेटिक ग्रोथ हार्मोन है, सिंथेटिक प्लांट ग्रोथ हार्मोन। तो बच्चों सिंथेटिक प्लांट ग्रोथ हार्मोन जो है उसको तो हम एक्सटर्नली प्रोवाइड करते हैं, तो वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये वो सारे फैक्टर्स हो गए जो प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब एक एक करके हम डिटेल में देखते हैं। तो बच्चों प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आर द सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट एंड रेगुलेट्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ प्लांट। तो बच्चों प्लांट ग्रोथ हार्मोन या रेगुलेटर आखिर क्या होता है? प्लांट हार्मोन टर्म जो है वो स्टर्लिंग ने सबसे पहले दिया था, और सेक्स ने सजेस्ट किया था कि प्लांट के अंदर भी ग्रोथ हार्मोन होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, और थीमन ने फाइटो हार्मोन टर्म जो है वो दिया था। तो बच्चों यहाँ पर एक बात जान लेना बहुत ज़रूरी है कि पीजीआर ग्रोथ रेगुलेटर जो है उसके अंदर फाइटो हार्मोन और सिंथेटिक हार्मोन दोनों आते हैं। इसका मतलब जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि फाइटो हार्मोन जो होते हैं वो क्या होते हैं? फाइटो हार्मोन ये नेचुरल प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, नेचुरल प्लांट ग्रोथ हार्मोन, यानी ये प्लांट के अंदर बन रहे हैं। बिल्कुल इसी टाइप के कंपाउंड जो हैं वो आर्टिफिशियली भी सिंथेसाइज करते हैं और प्लांट की ग्रोथ को इम्प्रूव करने में यूज़ करते हैं, उनको क्या बोलेंगे हम? सिंथेटिक प्लांट ग्रोथ हार्मोन। ठीक है बच्चों, और सबको मिला के कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ रेगुलेटर। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? इसका मतलब हो गया कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इंक्लूड्स फाइटो हार्मोन प्लस सिंथेटिक सब्सटेंस। तो बच्चों ऐसे स्टेटमेंट बोल सकते हैं हम कि ऑल फाइटो हार्मोन्स, ये जो है जितने भी प्लांट फाइटो हार्मोन बना रहे हैं, आर ग्रोथ रेगुलेटर, बट ऑल ग्रोथ रेगुलेटर्स आर नॉट फाइटो हार्मोन। क्योंकि क्या होगा, जो सिंथेटिक वाले होंगे उनको हम फाइटो हार्मोन नहीं बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कि हम बोल सकते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, पीजीआर, पीजीआर भी बोलते हैं हम इसको। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स। क्या क्या हो सकता है? एक तो ग्रोथ प्रोमोटर होगा और एक ग्रोथ इनहिबिटर है। तो ग्रोथ प्रोमोटर जो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाता हो, कौन कौन? इसके अंदर आते हैं मेनली ऑक्सिन, जिबरेलिन एंड साइटोकाइन। तो ये प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर है। इनहिबिटर में कौन आते हैं मेनली? इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड मीन्स ABA। तो ये ग्रोथ इनहिबिटर। बच्चों यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात है, वो ये है कि इथाइलिन जो है उसका काम दोनों है, यानी वो ग्रोथ प्रोमोटर का भी काम करता है और इनहिबिटर का भी काम करता है। यानी इथाइलिन एक्ट्स एज बोथ ग्रोथ प्रोमोटर एंड इनहिबिटर, दोनों के काम करेगा बच्चों, इनहिबिटर्स। ठीक है बच्चों, तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को हम ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं। अब ये जितने भी हार्मोन है बच्चों, इन हार्मोन का प्रीकर्सर कौन क्या होता है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो बच्चों जैसे हार्मोन है ऑक्सिन, तो यदि हम ऑक्सिन की बात करें तो ऑक्सिन जो है वो किसका डेरिवेटिव है? ट्रिप्टोफैन का।
ट्रिप्टोफैन का डेरिवेटिव होता है, और जिंक जो है वो भी रिक्वायर्ड होता है ऑक्सीजन सिंथेसिस के लिए। ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन इज इंडोल कंपाउंड। ऑक्सीजन जो है वो इंडोल कंपाउंड है, जो कि किससे डिराइव हो रहा है, जो कि ट्रिप्टोफैन से डिराइव होता है। ऐसे यदि हम बात करें कि जिबरलिन, तो बच्चों जिबरलिन जो है वो किसका डेरिवेटिव है, वो टर्पीन कंपाउंड्स है, जिबरलिन्स। जिबरलिन से होते बच्चों जिबरलिक एसिड, या ये किसके टर्पीन डेरिवेटिव या टर्पीन कंपाउंड्स होते हैं। ऐसे यदि हम बात करें काइनेटिन और साइटोकाइनिन, तो बच्चों साइटोकाइनिन जो होता है वो किसका डेरिवेटिव है, ये एडेनिन डेरिवेटिव है, एडेनिन। 6 अमीनो फॉस्फोरिल प्यूरिन जो होता है उससे ये बनता है। और यदि हम बात करें इथाइलिन, बच्चों इथाइलिन जो है वो गैसेस हार्मोन है। इथाइलिन किसका डेरिवेटिव होता है, ये मेथियोनिन का डेरिवेटिव होता है, मेथियोनिन। एंड एब्सिसिक एसिड, बच्चों एब्सिसिक एसिड जो होते हैं वो कैरोटिनॉइड्स डेरिवेटिव होते हैं। एब्सिसिक एसिड जिसको हम ए बी बोलते हैं बच्चों, ये कैरोटिनॉइड्स का डेरिवेटिव है। तो बच्चों ये कुछ बातें जो है वो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ऑक्सीजन जो है वो ट्रिप्टोफैन का डेरिवेटिव है, इंडोल कंपाउंड्स होते हैं ये। जिबरलिन जो होते हैं वो टर्पीन कंपाउंड होते हैं, टर्पीन का डेरिवेटिव है। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है उसका भी यूज़ हो सकता है टर्पीन बनाने के लिए। और एडेनिन जो है वो काइनेटिन जो है वो एडेनिन का डेरिवेटिव है, जैसे 6 अमीनो फॉस्फोरिल प्यूरिन। और इथाइलिन जो है वो मिथ्योनिन का डेरिवेटिव है, और एब्सिसिक एसिड जो होता है वो कैरोटिनॉइड्स डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हार्मोन के बारे में वो इन्फॉर्मेशन कि आखिर ये किससे डिराइव हुए। और बच्चों इसके बाद में हम एक एक करके हार्मोन्स को डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एक बात और भी मैं आपको बता देता हूँ बच्चों कि जितने भी हार्मोन हैं इनकी डिस्कवरी मोस्टली जो है वो सेरेंडिपिटी है, कि इनका डिस्कवरी इंटेंशनली नहीं किया गया, बट अनइंटेंशनली ये डिस्कवर हो गए हैं। ठीक है, वो डिस्कवरी भी हम देखेंगे सबका एक एक करके साथ में। तो बच्चों आज हमने डेवलपमेंट क्या होता है वो पढ़ा, और डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इन चीज़ों को समझा है। तो बच्चों आज अब हम देखते हैं इसके रिलेटेड, जितना हमने पढ़ा उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम कि क्वेश्चन है ग्रोथ इन प्लांट ऑर्गेन इज। बच्चों हमने पढ़ा था ग्रोथ के बारे में पूछ रहे हैं, ग्रोथ इन प्लांट ऑर्गेन इज क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ जो है उसको हम मेज़र कर सकते हैं, इट इज़ मेजरेबल। इसका मतलब कुछ डेटा होगा, जैसे लेंथ जो है वो 5 मीटर से 10 मीटर हो गया, इसका मतलब उसको किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी में हम मेज़र कर सकते हैं। डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होता है और ग्रोथ क्वांटिटेटिव होता है। तो ग्रोथ कैसा होगा, क्वांटिटेटिव। ये दोनों ऑप्शन तो रॉन्ग है। एंड इट इज़ एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। बच्चों प्लांट की बात कर रहे हैं, लिविंग की बात कर रहे हैं, तो लिविंग में हमने बात की थी कि ग्रोथ जो होता है वो कैसे होता है, वो विद इन द बॉडी होता है, प्रोटोप्लाज्म के इंक्रीज होने की वजह से हो रहा है। तो ग्रोथ कैसा होगा, क्वांटिटेटिव होगा और इंट्रिंसिक होगा, एक्सट्रिंसिक नहीं होगा। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो होता है वो तो नॉन लिविंग में होता है। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक्सपोनेंशियल फेज इन ग्रोथ इज कैरेक्टराइज्ड बाय। एक्सपोनेंशियल फेज की बात करें बच्चों, यानी सिग्मोइड ग्रोथ कर्व में वो फेज जब रेट बहुत तेज़ी से बढ़ती है, फिर उसके बाद डिक्लाइनिंग और कांस्टेंट आता है। तो एक्सपोनेंशियल फेज जो है उसके इन ग्रोथ इज कैरेक्टराइज्ड बाय एनलार्जमेंट ऑफ सेल, कांस्टेंट इंक्रीज इन ग्रोथ रेट। यस बच्चों, सेल जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है साइज में, और कांस्टेंट इंक्रीज इन ग्रोथ रेट। यस बच्चों, एंड मैच्योरेशन ऑफ सेल, मैच्योरेशन नहीं होगा, मैच्योरेशन जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का पार्ट नहीं होगा। क्या होगा, एक तो सेल बहुत क्विकली डिवाइड कर रहे हैं और उनका साइज जो है वो बहुत ज़्यादा एलोंगेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसका मतलब बच्चों कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, ग्रोथ रेट का ज़्यादा होना, और सेल जो होता है वो बहुत ज़्यादा एनलार्ज होता है एक्सपोनेंशियल फेज में। ठीक है बच्चों, तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं एक बार कि लार्क्स पर रेनकुलस एंड कॉटन प्लांट आर सिमिलर इन प्रेजेंस ऑफ। तो बच्चों लार्क्स पर जो है उसके अंदर हमने देखा था क्या होता था, लार्क्स पर के अंदर हेट्रोफिली होती थी। किस टाइप की, लार्क्स पर जो था वो डेवलपमेंटल हेट्रोफिली शो कर रहा था।
कॉटन भी बच्चों डेवलपमेंटल हेट्रोफिली शो कर रहा था। बट रेनकुलस की यदि हम बात करें बच्चों तो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इसके लीफ में डिफरेंस होता है, यानी इसके अंदर होता है कौन सा, इसके अंदर एनवायरमेंटल हेट्रोफिली होता है। यानी तीनों में सिमिलैरिटी किस चीज़ की हुई कि हेट्रोफिली तीनों में है लेकिन डेवलपमेंटल नहीं, एनवायरमेंटल नहीं, होमोस्पोरी नहीं, क्योंकि ये तो एंजियोस्पर्म में होमोस्पोरी नहीं, प्लास्टिसिटी। यस बच्चों, जो भी कुछ एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग या डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग जो भी चेंज हो रहा है पाथ, उसको हम प्लास्टिसिटी में इंक्लूड करते हैं, चाहे वो डेवलपमेंटल हेट्रोफिली हो चाहे वो एनवायरमेंटल हेट्रोफिली हो। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मुझे लगता है कि आज का लेक्चर जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इंडिविजुअल हार्मोन के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।